1998 एक मॉडर्न एयरलाइन जेट जो कि एक बहुत ही बढ़िया एयरलाइन द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, कनाडा के ईस्ट कोस्ट पे उस जेट में आग लग जाती है और वो जहाज उस समय तकरीबन 33,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। Swiss Air 111, we are dumping fuel now and we must land immediately. आखिरी के 6 मिनटों में कम्युनिकेशंस फ्रॉम द कॉकपिट वो एकदम खत्म हो गए। It's turning already. उसके बाद वो जहाज सीधा नीचे ओशन में गिर पड़ा। उस जहाज पर सवार सारे 229 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उस जहाज में आग किस तरह लगी वो एक रहस्य है। Many of the vessels reported to the Canadian Navy vessels standing by on scene that they were finding bodies and making repeated requests for more body bags and get the bodies. लेकिन अब इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन के बाद स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट SWR 111 की मिस्ट्री दुनिया को बताई जा सकती है। For the entire aviation industry, it is a wake-up call. किन कारणों से उस जहाज में आग लगी, इस कारण से सारी एविएशन इंडस्ट्री को सबक लेना चाहिए और जो हादसा उस फ्लाइट के साथ हो वो कोशिश करनी चाहिए एयरलाइन इंडस्ट्री में कि वो ऐसी दुर्घटना फिर से आने वाले समय में ना हो। This accident investigation was a unique opportunity to assess the materials in airplanes. And the problem is not only just the stuff that can burn, but the fact you can't see it. When you really have fire on board, the clock is running against you. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, और लेके आया हूँ आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाओं, डिजास्टर्स का। एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग दुर्घटनाओं की, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हम बात करेंगे 2 सितंबर 1998 को घटित एक घटना की, जिसमें कि स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट SWR 111 में आग लग गई थी when it was in mid air, और उसके बाद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सितंबर 1998 जबकि एक स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट SWR 111 is ready to depart from JF Kennedy International Airport, New York, USA, और वो जा रही है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जो एयरक्राफ्ट था वो था दोस्तों मैकडॉवल्स डगलस 11 और MD-11,
जो कि 1986 में उसका फर्स्ट वर्जन आया था, and it was an upgraded version of the former DC-10 aircraft. MD-11 को दोस्तों माना जाता था it was the best aircraft that can fly the sky, और जो स्विस पायलट्स होते थे वो among the best trained pilots होते थे इंडस्ट्री में. Okay, after start checklist. Engine anti-ice. Not required. Roger, not required. Auto brakes. Take off. Swiss Airlines के पायलट थे कैप्टन अर्स्ट जिमरमैन और फर्स्ट ऑफिसर स्टीफन लव. Swiss Air 111, hold short, 31 left. Zimmerman he normally encouraged an easygoing atmosphere in the cockpit, but he was also known for his by-the-book precision. जब वो जहाज नहीं उड़ा रहे होते थे तो वो इंस्ट्रक्टर थे for the new pilots at the Swiss National Airlines. Flaps and slats. Flaps set 15 degrees. Set at 15. उस जहाज पे सवार थे 215 यात्री, 12 क्रू और 2 पायलट. जो यात्री थे वो बेसिकली अमेरिकन, फ्रेंच और स्विस नागरिकता के थे. उन 215 यात्रियों में थी 23 वर्षीय स्टेफनी शोर, जो कि अपने माता पिता से मिलने घर जा रही थी जेनेवा. Stephanie was blessed in many ways. She was physically very attractive. She was an intelligent girl. The reason she went to New York was that she had been invited to become a member of the World Economic Forum, which is based in Geneva, and she wanted to have this trip before she joined. She was a darling. She was an absolute darling. रात के 8:18 पे Swiss Air 111 Heavy, clear for takeoff. Cleared for takeoff. Roger, Swiss Air 111. स्विस एयरलाइंस की फ्लाइट SWR 111 ने जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क अमेरिका से टेक ऑफ किया एंड वो उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ अटलांटिक ओशन के ऊपर की तरफ चली. Yard. D2. शुरुआत के 15 मिनट में there was no communication from the Swiss Air cockpit. ये बहुत ही माइनर डिटेल थी, लेकिन बाद में हादसे के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये काफी थी इन्वेस्टिगेटर्स को बैफल करने के लिए. Well, it does happen occasionally. They had not yet reached what we call the North Atlantic track system, where then you're not really usually in radio contact. So I thought it was a little abnormal, but it appears it was just nothing more than a mistaken radio frequency. When the guy dialed it in and swapped over the radio, he had put in the incorrect frequency, and evidently they didn't make another attempt at contacting someone. It was strange, and I agree with you. It was kind of like, whoa, that's interesting. Atlantic air traffic is handled by a remote center in Moncton, New Brunswick, Canada. टेक ऑफ के तकरीबन आधे घंटे बाद कैप्टन जिमरमैन ने पहली बार मल्टन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया. Moncton Center, Swiss Air 111 Heavy, good evening, level 330. Swiss Air 111 Heavy, Moncton Center, good evening. Reports of occasional light turbulence at all levels. Moncton, Swiss Air. ये एक नॉर्मल ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग होने वाली थी. स्विस एयरलाइंस के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को they were the first among all the passengers in the world to have their own entertainment system.
हर एक पैसेंजर के पास अपना पर्सनल सिस्टम था, जो है वो कुछ भी अपना कर सकते थे पर्सनली, चाहे वो मूवी देखे, चाहे वो इंटरनेट देखे, चाहे वो गेम्स खेले। ये आजकल जो है कॉमन चीज हो गई है, लेकिन उस जमाने में it was the first of its kind, and Swiss Air was the first airline to provide their first class passengers their own personal entertainment system. They evaluated the market and they thought that introducing a modern in-flight entertainment system combined with a gambling system so that passenger actually can use their credit card and gamble during long-range flights would make them more attractive. थोड़ी देर के बाद You smell something? Yeah, what is that? Go have a look, I'll take the controls. Roger, you have control. पायलट्स को कुछ गंध आने लगी तो फर्स्ट ऑफिसर लव ने एयर कंडीशनिंग वेंट के आसपास का एरिया का पहले मुआयना किया। हार्मलेस smoke coming out of these vents is a normal thing in modern day commercial jets. I don't see anything, Urs. And there's nothing up there now. You hailed for me, Captain? Stefan and I were sure we smelled smoke a few seconds ago. Can you smell anything? I smell it too, yeah. Could you smell in the cabin before you came in? No, definitely not. उन्हें लगा कि एयर कंडीशनिंग वेंट से स्मोक आ रही है तो उसको बंद कर दिया गया। Can't see it or smell it anymore. Air conditioning, is it? Yeah. Please close it, thanks. लेकिन behind the sealed panels, पायलट्स को ये नहीं पता था कि प्रॉब्लम वर्स होती जा रही है। लेकिन 45 सेकंड के अंदर फिर से कॉकपिट में स्मोक आने लगी। जिमरमैन ने स्विस एयरलाइंस के प्रोसीजर्स को फॉलो करने का निश्चय किया and he started making plans to land at the nearby place. Find the closest place to land, Stefan. We'll need the nav charts from the library. Also weather data for the area. Boston's close. It's not doing well at all up there. कैप्टन जिमरमैन ने मंकटन को कांटेक्ट किया, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल मंकटन को कांटेक्ट किया। Moncton Center, Swiss Air 111 Heavy, good evening. United 920 Heavy, Moncton Center, good evening. और उनको अपने प्लेन की पोजीशन बताई, स्थिति बताई। Other aircraft calling, say again. Swiss Air 111 Heavy is declaring pan, pan, pan. We have smoke in the cockpit. Request immediate return to a convenient place, I guess. Boston. कैप्टन जिमरमैन ने पैन 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 शब्द को यूज किया था। This is the international way of declaring an emergency. You say to Boston you want to go? I guess Boston. We need first the weather there. We are starting right turn here, Swiss Air 111 Heavy. Swiss Air 111, roger, and... Descent to flight level 310. 310. 310, Swiss Air 111 Heavy. It is just one step before the Mayday call. और उन्होंने request permission मांगी to land at the nearest airport.
My name is Bill Pickerel, and on September 2nd, 1998, I was one of two Halifax terminal controllers working the evening shift. The pan in any kind of a special condition is usually dealt with as an emergency, and this in fact was dealt with that way. The aircraft was immediately given priority, and the high-level supervisor initiated a call to the Rescue Coordination Center. स्विस एयर की फ्लाइट SWR 111 उस समय सिर्फ 66 नॉटिकल माइल्स दूर थी हैलिफैक्स से और तकरीबन 300 मील दूर थी बॉस्टन से, लेकिन कैप्टन जिमरमैन ने बॉस्टन चूज किया था एज हिज लैंडिंग एयरपोर्ट क्योंकि ही न्यू अबाउट दैट एयरपोर्ट। और प्रेशर के समय, जबकि प्रेशर बहुत होता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो ऐसा एयरपोर्ट पे पायलट्स लैंड करने का प्रेफर करते हैं जिसके बारे में उनको जानकारी हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फिर से जिमरमैन से पूछा कि वो बॉस्टन प्रेफर करेंगे कि हैलिफैक्स, और इस बार स्थिति को समझते हुए जिमरमैन ने प्रेफर किया कि वो अपने जहाज को लेके हैलिफैक्स की तरफ जाएंगे क्योंकि बॉस्टन उनके हिसाब से काफी दूर पड़ रहा था और सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। A lot of times when you're having a problem, you would rather be dealing with an issue where you're much more familiar with the airport because that relieves a little stress on you. This is his initial problem. He's sitting there, he's looking up there, and he's trying to think, well, I got smoke here. Now, what does it mean? Let's see, where are we? Where's the closest place I can go to that I can talk to a Swiss Air mechanic? Boston. Swiss Air 111 Center. Swiss Air 111 Heavy, go ahead. Would you prefer to go into Halifax? Or we better put the masks on. Stand by. Realizing their location, Zimmerman decided Halifax was now the best option. Affirmative, Swiss Air 111 Heavy. We prefer Halifax from our position. Swiss Air 111, Roger. Proceed direct to Halifax. Descend now to flight level 290. Level 290 to Halifax, Swiss Air 111 Heavy. एक ब्रिटिश एयरवेज के पायलट जो कि उस समय उस एरिया में मौजूद थे, उन्होंने जो भी मदद कर सकते थे स्विस एयर की फ्लाइट SWR 111 की उन्होंने करी। Swiss Air 111 Heavy from Speedbird 214. I can give you the Halifax weather if you like. Swiss Air 111 Heavy, we have the oxygen masks on. Go ahead with the weather. It's the 300 Zulu weather. स्विस एयर की फ्लाइट ने अपना डिसेंट कंटिन्यू किया एंड वो 30,000 फीट के नीचे आ गई और इस फ्लाइट को तकरीबन 20 मिनट लगने थे हैलिफैक्स पहुंचने में। 0, over. Roger, Swiss Air 111 Heavy, we copy 2980. Swiss Air 111, you're cleared to 10,000 feet. And the Halifax altimeter is 2980. Swiss Air 111 Heavy, 2980 at 10,000 feet. And Swiss Air 111. Can you tell me what your fuel on board is? Stand by for this. Speedbird 1506 is at Tusky, listening out. Speedbird 1506, Roger. The Halifax controller signed off with another aircraft. उनकी jurisdiction थी higher altitude पे और चूंकि फ्लाइट SWR 111 डिसेंड कर रही थी हैलिफैक्स की तरफ, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने कोलीग बिल को। At that point, everything was normal. I gave the pilot an initial descent, and he requested to level off at an intermediate altitude to get the cabin in order for the landing, which I took to mean that they needed to pack away dinner trays and things like that.
It was an indication to me that while his situation was unusual, that they weren't considering it as an emergency at that time. Watch your speed, Stefan. Don't descend too fast. Roger. Yes, Captain. We have smoke in the cockpit here. Have the cabin crew prepare for landing. We'll be setting down in Halifax in about 20 minutes. I'm about to start the checklist here. Yes, Captain Zimmerman. जिमरमैन के पास 2 चेकलिस्ट थी जो उन्हें कंप्लीट करनी थी, which were regarding the smoke in the cockpit. ये स्विस एयरलाइन का कंपनी पॉलिसी थी. और दूसरी तरफ लव ने he continued his descent into Halifax. Stefan, I'll need you to handle the radio while I do this checklist. All right. 119.2 for the Swiss Air 111 Heavy. Roger. Swiss flight SWR 111 इस समय तकरीबन 25,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रही है. बिल जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वो 3,000 फीट की ऊंचाई पे आ जाए, लेकिन लव ने उन्हें कहा कि वो 8,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ेंगे जब तक कि पैसेंजर केबिन क्लियर नहीं हो जाती. 050. Swiss Air 111. Their attitude underscored the control in the cockpit. 979. From my point of view, it gave all initial appearances that it should be a fairly straightforward operation, that assuming that everything happened normally, the aircraft would require a minimum of handling to lead them into Halifax. Swiss Air 111, you can descend to 3, level off at an intermediate altitude if you wish, just advise. बिल जो थे, he was concerned कि प्लेन जो है ज्यादा जल्दी से ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है. It appeared that the aircraft might have been a little bit high, and I wanted to ensure that the pilots were aware of how far they were from the airport, how many miles they had to fly, so that they could judge their own descent and make their decision about what they wanted to do. Roger. At the time, we descend to 8,000 feet, and we are clear at any time to 3,000 feet. I keep you advised. Okay, can I vector you to set up for runway 06 at Halifax? Roger. Vector for 6 will be fine. Swiss Air 111 Heavy. Swiss Air 111, roger, turn left heading of 030. Left heading 030 for the Swiss Air 111 Heavy. कैप्टन जिनरमैन को उस अनफैमिलियर एयरफील्ड के बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन उनका फ्लाइट बैग जो था उनके पहुंच से दूर था, तो इसलिए उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगी. You hailed me, Captain. For 2 minutes now. I need that flight back there. It's got the approach charts for Halifax. Okay, get back to your crew. Yes, Captain. This is your matron at cabin speaking. चीफ फ्लाइट अटेंडेंट ने इस समय पैसेंजर्स को नोटिफाई किया कि उनकी फ्लाइट जो है डाइवर्ट की जा रही है. पैसेंजर्स के बीच में कोई पैनिक, कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि उस समय तक जो फ्लाइट थी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उड़ रही थी. The frequency is 109.9 for the localizer. Okay, Roger. 109.9, and we are turning left, heading north. Swiss Air 111 Heavy, and we've got to dump fuel. Agreed. और पैसेंजर केबिन में कोई धुएं का, स्मोक का अंदेशा भी नहीं था. There was no smoke in the passenger cabin till then. Swiss Air 111, the
Localizer frequency is 109er decimal niner. You've got 30 miles to fly to the threshold. We're going to need more than 30. लेकिन अब 20,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए SWR 111 फ्लाइट जो है 30 मील में नीचे नहीं उतर सकती थी हैलिफैक्स पे। वो 30 मील के हिसाब से जो ऊंचाई चाहिए थी उस ऊंचाई से वो ज्यादा ऊंचे उड़ रहे थे। अभी तक जो था, जो कम्युनिकेशन हो रही थी स्विस एयर के कॉकपिट से, वो एकदम नॉर्मल थी, शांत थी। लेकिन फिर भी मनफर्ड ने हैलिफैक्स एयरपोर्ट पे इमरजेंसी की तैयारी शुरू के लिए हिदायत पास ऑन कर दी थी। क्योंकि ग्राउंड क्रू को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना था, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिल ने जानकारी चाही स्विस पायलट से कि कितने लोग उस फ्लाइट पे मौजूद हैं और कितना फ्यूल उनके पास है। Swiss Air 111, you have time. Could I have your number of souls on board and your fuel on board, please, for emergency services? Roger. At this time, fuel on board is 230 tons. We have to dump some fuel. May we do that in this area during descent? और उनको बहुत सरप्राइज हुआ जब उन्हें पता लगा इतनी लेट की स्विस फ्लाइट SWR 111 को अभी फ्यूल डंप करना है। At that point, it became more of a complicated situation. In fact, with every transmission after that, it became more and more complicated. अब बिल को डिसाइड करना था कि कौन सी सेफ प्लेस होनी चाहिए जहां पे कि प्लेन को डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि वो अपना फ्यूल डंप कर सकें, और वो जगह एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि प्लेन को डाइवर्ट किया जाए सेंट मार्गरेट्स बे की तरफ, जो कि एयरपोर्ट से सिर्फ 30 मील की दूरी पर थी। The other choice, if he had said he needed to stay close, was to start the aircraft in a right-hand turn to set him up for any of the other runways. I had to keep him flying in a circular, constant track so that he wouldn't fly back into his own fuel, which would have been not good. फ्यूल को डंप करना दोस्तों एक नॉर्मल थिंग है, क्योंकि एक फुली लोडेड प्लेन जो है भारी होता है इतना, और हो सकता है लैंडिंग के वक्त वो क्षतिग्रस्त हो जाए, टुकड़ों में बट जाए। लेकिन जो फर्स्ट ऑफिसर लव थे वो ये सोच रहे थे कि जो सिचुएशन एट हैंड है, जो स्थिति है इस समय की, तो क्या वो रेगुलेशंस को फॉरगो कर दे, उसको भूल जाए और सीधा लैंडिंग की तरफ बढ़े। They want us to turn to the south. Should we just forget about dumping and just land? No, dump it. Okay, we are able for a left or right turn to the south in order to dump. I initiated the vector back toward St. Margaret's Bay to start him in that direction. It indicated to me that, again, it wasn't a critical situation on board, that in fact he did have time to be able to go back and dump his fuel over the water. Swiss Air 111, Roger. Turn left heading of 200 degrees and advise me when you're ready to dump. It will be about 10 miles before you're off the coast. We will still be within about 25 miles of the airport. Roger, we are turning left, 200. In that case, we are going to descend to only 10,000 feet in order to dump the fuel. Roger, maintain 10,000. I'll advise you when you're over the water. It will be very shortly. Roger. दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, मेरे यानी कि आपके दोस्त, आपके होस्ट भामरी के साथ, और शो आ रहा है आपका फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है 2 सितंबर
98 को घटित एक घटना की जिसमें कि स्विस एयर की फ्लाइट SWR 111 में आग लग जाती है ऊंचाइयों पे उड़ते हुए, और जिसकी वजह से तकरीबन 229 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। फ्लाइट SWR 111 को हिदायत दी गई कि वो लेफ्ट टर्न ले और अब 10,000 फीट की ऊंचाई पे आ जाए, जिससे कि वो फ्यूल डंप कर सके। दूसरी तरफ कैप्टन जिमरमैन जो थे अपनी चेकलिस्ट ही कंप्लीट कर रहे थे। Are you in the emergency checklist for air conditioning smoke? Yes. Swiss Air 111, say again, please. Sorry, that was not for you. Swiss Air 111 was asking internally. Okay. Airspeed is decreasing below 306. Level off speed here. Just fly the plane as usually fit, Stefan. Swiss Air 111, continue left heading 180. You'll be off the coast in about 15 miles. Left heading 180, roger. Swiss Air 111 and maintaining at 10,000 feet. Roger. Cabin bus off. Cabin bus off, roger. उसके बाद दोस्तों केबिन बस स्विच से सारी केबिन की लाइटें बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी पैसेंजर्स तब तक अलार्म नहीं हुए। वो शांत मुद्रा में ही बैठे रहे। उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उतना एक्साइटेड या अलार्म नहीं हुए थे तब तक पैसेंजर्स। Ladies and gentlemen, we have temporarily lost the lights in the cabin. Please remain calm. The crew will be coming around with flashlights to assist in landing. दोस्तों, इस समय तक कॉकपिट पूरी तरह से धुएं से भर गया था, लेकिन पैसेंजर केबिन में इसका बिल्कुल भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। You will be staying within about 35-40 miles of the airport if you have to get back to the airport in a hurry. Okay, that's fine with us. Please tell us when we can start to dump the fuel. और तभी दोस्तों एयरक्राफ्ट से वार्निंग सिग्नल आने लगे, और इसका इंडिकेशन था कि जो धुआं है उसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। Pilot disconnect. Copy that. Autopilot disconnect. Swiss Air 111. ऑटो पायलट जो था अपने आप डिसएंगेज हो गया, क्योंकि उसको जो था गलत सल्त इरेटिक रीडिंग्स मिल रही थी। अगले 90 सेकंड में सारा कुछ एकदम तितर बितर होने वाला था। धीरे धीरे करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगे। 11,000 and 9,000 feet. Swiss Air 111, you can block between 5,000 and 12,000 if you wish. और जो वातावरण कॉकपिट में एकदम शांत था अभी तक, एकदम ही टेरिफाइंग और अलार्मिंग हो गया। Copy that. We are clear between 12 and 5,000 feet. We are declaring emergency now. Swiss Air 111 at time 0124. उसके बाद दोस्तों दोनों पायलट एक ही साथ बोले, और जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था उसकी वजह से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिल हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन मिस आउट कर गए। We are dumping fuel now. We must land immediate. Swiss Air 111, just a couple more miles. I'll be right with you. Roger that. And we're declaring emergency now. Swiss Air 111. ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन जो बिल ने मिस किया था, उसको वो आज भी बहुत ही अफसोस तरीके से याद करते हैं। वो यही कहते हैं कि शायद उस दिन वो कुछ और कर पाते या कुछ और कर सकते थे, इतना इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन जो वो मिस आउट कर गए। I'm not sure that it's a feeling that you can adequately describe. I recall reviewing the events of that night 1,000 times to determine if there was something additionally that I could have done, or if there was some mistake that I might have made, or
Was there any way that I contributed to this? And eventually I was able to come to the point of realization that there wasn't anything that I could have done, that everything that could have was done. उसके बाद दोस्तों इंतजार करने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सिर्फ 30 सेकंड इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद स्विस एयर फ्लाइट के पायलट्स के सामने था एक बहुत ही जबरदस्त भयंकर आग। They were facing an inferno. All my screens are down. I'm flying on standby instruments, maintaining 300. Swiss Air 111, you are cleared to commence your fuel dump on that track, and advise me when your dump is complete. Soon after I gave him authorization to commence the fuel dump, there was no acknowledgement. Initially I wasn't concerned by that because I considered that he was probably doing the fuel dump, he was reviewing a checklist, he was busy doing things, and as per our training, we're told not to bother the pilots in those kinds of situations. Swiss Air 111, check. You are cleared to start the fuel dump. उसके बाद दोस्तों एयरक्राफ्ट से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। 6 मिनट बाद पेगीज कोव के रेजिडेंट्स ने एक बहुत ही जबरदस्त धमाका सुना। मिनट की खामोशी के बाद it was probably one of the most helpless feelings that any individual can have, not being able to do anything but just sit and watch the target and hope that it would turn back toward the airport. And of course it didn't. किसी को कुछ भी पता नहीं लगा कि उन 229 सवार लोगों का क्या हुआ। अगले दिन रेस्क्यूअर्स ने उस क्षतिग्रस्त स्विस एयर SWR 111 के मलबे को देखा। उन्हें सिर्फ एक ही बॉडी मिली जो कि पूरी थी। उधर जेनीवा में स्टेफनी के पिता को एक बहुत ही बुरा ख्याल आया रिगार्डिंग हिज डॉटर स्टेफनी, जो कि सुबह के टाइम जेनीवा टाइम घर पहुंच रही थी उस स्विस एयर की फ्लाइट SWR 111 से। That night, the night on which she was due to return, for reasons I can't explain even now, I was restless and I was disturbed, and I slept early and woke
while my wife was still awake and asked her if she had had news of Stephanie. No, she had not, but she didn't expect to have news of Stephanie. We knew she was coming on that flight and that she would certainly expect me to be at the airport to fetch her in the morning. I awoke around 6 Geneva time, and on television there was a report of the crash of Swiss Air 111. And I knew instantaneously that we had lost our daughter. दूसरी तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिल पिकरल एकदम सदमे में चले गए. It's a strange experience. I'm not sure that I can adequately express the feelings, but it's you work to provide a service, and you read about aircraft flying into a mountain or ending up in a swamp in some distant country, but you never expect that it's going to happen in your backyard. And when it does, it's kind of a lonely experience, I guess, in one sense. उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी जो कि कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ी एयर डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन बनने वाली थी. उन्हें सिर्फ इतना ही पता था कि उस फ्लाइट के कॉकपिट में आग लग गई थी, लेकिन वो आग किस तरह लगी वो अभी तक एक रहस्य था उन लोगों के लिए. Well, this accident was a challenging one to investigate, in that initially, of course, we had to recover the aircraft from about 55 meters of water, around 185 feet. Of course, it was also in many pieces. As it turns out, it was in a couple of million pieces. So that was the initial challenge. And then after that, of course, when you have so many pieces, you need to determine which are the relevant ones and what are these pieces telling you about what happened and why. उसके बाद दोस्तों TSB ने एक 5 स्टेज ऑपरेशन को प्लान किया. पहली स्टेज में उन्होंने डाइवर्स की मदद ली who salvaged the plane, who surveyed the plane in the ocean, और उन्हें पता लगा कि प्लेन जो है तकरीबन लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूट गया है. और जैसे जैसे ऑटम का सीजन पास होता जा रहा था तो जो डाइवर्स को जो रिस्क थे वो भी इंक्रीज हो रहे थे, और इस रेट पे तो काफी समय लगना था डाइवर्स को मलबा निकालने में. दूसरी स्टेज में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मदद ली और फिर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स डिप्लॉय किए गए जिन्होंने कि उस मलबे को सर्वे किया. लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं प्लेन के, उसको बाहर कैसे निकाला जा सके. We have to go through little bits of airplanes, little pieces. In Swiss Air, we've had about 2 million pieces of airplane, and we pretty much almost had to look at them all because we had to discredit certain things, terrorists, bombs, various other types of faults. Wait, guys. Finally, TSB के investigators को breakthrough मिला, और वो था दोस्तों the recovery of the black boxes of the Swiss flight. और कॉकपिट और कंप्यूटर डेटा की रिकॉर्डिंग से पता लगा कि प्लेन में सब कुछ ठीक काम कर रहा था until the final few seconds. उससे पहले तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था फ्लाइट के ऊपर. When the crew declared the pan that they had smoke in the cockpit, after going through all of these parameters, we found no anomalies or no problems in any of that flight data
that suggested there was a problem with the aircraft. So this led us to believe that the crew had a relatively operational aircraft. Aside from the smoke in the cockpit that they noted, everything else appeared to be working fine. And as they were making their plan to descend the aircraft, they experienced a series of systems failures that were in rapid succession and exponential. Copy that. Autopilot disconnect. Swiss Air 111, we must fly manually now. सिवाय एक कमी थी, दोनों ही रिकॉर्डर्स में आखिरी के 6 मिनट में कुछ नहीं था, सिर्फ साइलेंस था. You're losing systems rapidly on the airplane in that 90-second period that things are happening very fast. And one of the last things we know about was the 2 recorders went offline. So the fire has presumably breached the lines, breached the sources to these recorders and has stopped them. और इसकी बिना पर इन्वेस्टिगेटर्स ये पता नहीं लगा पाए थे कि स्विस फ्लाइट SWR 111 में कब और कहां और कैसे आग लगी. Stage 3 saw the deployment of barges to bring out the evidence from the wrecked site. धीरे धीरे उस प्लेन के टुकड़े ऊपर धरती पे आए, उनके इंजन रिकवर हुए, उसका लैंडिंग गियर रिकवर हुआ, और ये जो थे बहुत ही विशालकाय एविडेंस थे जो कि उस सी बेड से रिकवर हुए थे उस प्लेन के. स्टेज 4 में दोस्तों एक पास ही मिलिट्री हैंगर को एक लैब में बना दिया गया, जिसमें कि काफ़ी सारे टेक्नीशियंस, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो की टीम आ रही थी इस एक्सीडेंट का मुआयना करने, उनकी काम करने के लिए the military hangar was converted into a makeshift lab. और वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, बोइंग, स्विस एयर और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव सारे एक टीम बना के इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे. स्विस एयर फ्लाइट के जो टुकड़े थे वो they were coming by the truckloads और different कैटेगरीज में उनको सेग्रीगेट किया जा रहा था फॉर एनालिसिस, और धीरे धीरे वो हैंगर पूरा कैपेसिटी तक भर गया. और इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अभी भी एक पजल थी कि जो कॉकपिट में आग लगी थी शुरुआत के क्षणों में वो एक बहुत ही छोटी सी आग थी, लेकिन किसी तरह वो एक बहुत ही विशालकाय आग में बदल गई. फ्लाइट से जो तकरीबन 155 मील की तारें मिली थी उनका भी मुआयना किया गया, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स को सबूत मिले कि एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है. और स्कॉच्ड मार्क्स ऑन द मेटल revealed that the source of the fire was behind the cockpit, directly behind the first officer. फर्स्ट ऑफिसर की जहां सीट थी उसके डायरेक्टली पीछे ही वो जगह थी जहां की शायद आग सबसे पहले शुरू हुई थी. प्लेन के जब वायरिंग प्लान को स्टडी किया गया तो उनको एक लाइकली कल्प्रिट मिला, और वो था स्विस एयर का एंटरटेनमेंट सिस्टम. और इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि यही एक ब्रेक थ्रू है जिसकी वो तलाश कर रहे थे. The system had some major deficiencies. It was getting very hot. It drew a lot of power, and thereby, for example, raising the cabin temperature considerably, because it was always running. They did not install a simple off switch, nor did they install appropriate cooling systems to cool the system down. और शायद एंटरटेनमेंट सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ था उसमें थोड़े फॉल्ट उन्हें दिखाई दिए, जिसकी वजह से कि शायद आग की शुरुआत हुई हो प्लेन में. Our report indicates that there was a design flaw in the way the in-flight entertainment network installed in the first class and business class sections of the aircraft were installed
integrated into the electrical system of the airplane. जब कैप्टन जिनमैन ने केबिन बस स्विच को ऑफ किया था तो पूरे केबिन की लाइट चली गई थी और यही होना चाहिए था, लेकिन उस समय एंटरटेनमेंट सिस्टम की पावर ऑन थी और वो गर्म हो रहा था. It was overheating then. If you'd ask most pilots, they would say, well, if I push the cabin butt switch, it's going to turn off the things behind the cockpit. It's going to isolate that electrically for me so that I don't have to worry about that, and that I can just concentrate on those things that might affect me flying the airplane. Well, as it turns out, that this switch was kind of bypassed in this case for this IFIN or entertainment system. इसके बाद दोस्तों स्विस एयर ने अपने बाकी सारे प्लेन्स में एंटरटेनमेंट सिस्टम को डिसेबल कर दिया. यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने एक इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया ऑफ ऑल द कॉकपिट वायरिंग इन ऑल द MD-11s, बट ये भी जो प्रोसीजर था ये पूरा इनसफिशिएंट साबित हुआ. By the time that cabin switch was turned off, the fire was well underway, and so that had no real bearing on the initiation or propagation of the fire in the Swiss Air 111 aircraft. लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का ऐसा मानना था कि सिर्फ एंटरटेनमेंट सिस्टम की जो आग थी वो पूरी फ्लाइट को नीचे नहीं ला सकती थी. कुछ ना कुछ और कारण था इस फ्लाइट के ध्वस्त होने का. तो सवालों और जवाबों का खोज जारी रखी गई. स्टेज 5 में दोस्तों TSB की टीम ने वो जो जहाज के टुकड़े मिले थे उससे ही जहाज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, और तब उन्हें पता लगा कि जो आग थी वो कॉकपिट से शुरू होके फर्स्ट क्लास केबिन की तरफ गई थी, और जो मेटल था उस पे जो निशान थे, और उससे पता लगा कि जो टेम्परेचर था आग का वो तकरीबन 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और जो आग जो थी बहुत ही तेजी से फैली थी इस जहाज में. कई एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है दोस्तों कि शायद जो पायलट्स के जो एक्शन थे वो भी उन्होंने दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनिंग ऑफ दिस फ्लाइट. कई ऐसा मानते हैं कि जो कैप्टन जिमरमैन थे वो चेकलिस्ट में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था. लेकिन ये सब प्लस एंड माइनस है. अगर कुछ बात हुई है, दुर्घटना हुई है, तो लोग तरह तरह की बातें तो करते ही हैं. Swiss Air 111 was asking internally. Some operators emphasized in a very early stage, land as soon as possible, and then if you have time, go into the checklist. Others said, here's the checklist, and at the end of the checklist, if that doesn't help, then land as soon as possible. Pretty contradictory to basic flying instructions where student pilots learn at a very early stage that whenever you have smoke, you have a fire, and fire means land as soon as possible. Emergency light switch on. Emergency light switch on. Unfortunately, in this case, the way the checklist was written, it didn't identify that now start towards the divert. It started more on let's try to see if we can solve the problem. And so now all of a sudden you're taking on a problem that just kind of crept up on you. You weren't expecting it. We're going to need more than 30 months. TSB ने दोस्तों टाइम को भी कंसिडर किया, और उनका ऐसा मानना था कि वो फ्लाइट किसी भी तरह टाइम से पहले हैलिफैक्स पहुंच ही नहीं सकती थी. 09er, 0.9er. In our calculation, we showed that starting at the ideal descent point from 33,000 feet, which was at about 10:14 p.m. that night, it would take some 13 minutes to get the airplane onto the ground, which would take us to 10:27 p.m. By 10:24, the
systems in the aircraft were starting to deteriorate. So we believe that under these circumstances, the crew would not have been able to successfully land the airplane under those conditions with the amount of time that they had. लेकिन जिसने भी आग लगाई उस फ्लाइट में बहुत ही तेजी से आग फैली और इस बात का रहस्य अभी जारी है। एक साल बीता, उसके बाद दूसरा साल बीता, उसके बाद टीएसपी की टीम ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उन्होंने एक डच साल्वेज शिप को हायर किया जिसका कि नाम था क्वीन ऑफ द नीदरलैंड्स। इस शिप में बहुत ही जाइगेंटिक वैक्यूम था जिससे कि छोटे से छोटे टुकड़े भी उस फ्लाइट के ओशन से निकाले जा सकते थे। और जब इस शिप ने काम करना शुरू किया तो सी वाटर, सिल्ट और प्लेन के टुकड़े उसके होल्ड में आते रहे। This cargo was then pumped into a specially built reservoir on shore, और जब सारा पानी निकल गया तो investigators found another million pieces of the aircraft, और इन किसी भी पीस में हो सकता है जवाब कि उस प्लेन में आग कैसे लगी। उसके बाद दोस्तों इन टुकड़ों को फिर से सॉर्ट आउट करके एनालाइज करने का काम शुरू हुआ और 15 महीने के काम के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को मिल ही गई जिसकी उनको तलाश थी, अ सिंगल फॉल्टी वायर। We looked at all of the possible sources of heat that might start a fire in that area. And in this instance, we did discover a wire that arced in that way. And right next to it was some very flammable material called metallized polyethylene terephthalate covering material that covers the insulation blankets. ये जो पॉलीएथिलीन इंसुलेट्स मिले थे वो MD-11s में कॉमन है और काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और बाकी के भी जो कमर्शियल एयरलाइंस है दुनिया में उनमें भी बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। और इन्होंने जो है इंडस्ट्री का जो फ्लेमेबल टेस्ट है उसको भी पास किया है। अब जो था दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ने एक टर्न ले लिया था। अब जो है इन्वेस्टिगेटर्स आग की सोर्स को नहीं ढूंढ रहे थे, they concentrated on the flammable materials that fielded it. This thermal-acoustical material that was in this aircraft was very flammable. Even though it passed a test, it does sustain and it does propagate flame. So this investigation did focus on the flammability of materials and the requirement to reassess the criteria that is used to certify materials, not just thermal-acoustical insulation blanket material, but also other materials that goes into aircraft, much of it in hidden areas. इन्वेस्टिगेटर्स को अब उनका जवाब मिल गया था। आग जो शुरू हुई थी एक आग वायर की वजह से हुई थी जो कि कॉकपिट के पीछे की तरफ था। उस आर्क से ने इंसुलेशन को जलाया और फिर उसके बाद आगे जो है फोम और प्लास्टिक जो भी चीज जल सकती थी उसमें धीरे धीरे आग लगनी शुरू होती गई और धीरे धीरे आग और जगह में फैलती गई। पायलट्स ये सेंस नहीं कर पाए थे उस दिन कि आग ने कितनी जल्दी इंटेंसिटी बदली, कितनी जल्दी वो बड़ी आग में पनप गई। लेकिन पैन इमरजेंसी कॉल देने के सिर्फ 14 मिनट के बाद ही आग ने जो सारे कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको डिसेबल कर दिया था और ब्लैक बॉक्सेस वेंट डेड आफ्टर दैट। फोरेंसिक एनालिसिस से भी पता लगता है कि उस
प्लेन में कॉकपिट में आखिरी के क्षण कैसे होंगे। फर्स्ट ऑफिसर लव अपनी सीट में ही थे, लेकिन कैप्टन जिनमैन अपनी सीट में नहीं थे। शायद वो आग से बुझाने की कोशिश कर रहे हो, या आग से लड़ रहे हो, या पहले ही वो he would have died before impact. The first officer was probably trying to find a place where he could put this big airplane. He just didn't have a lot going for him. He didn't have a lot of instrumentation left. And I'm sure he was looking for something, some indication that would give him an idea of where he could put the airplane down, maybe even ditch the airplane. What is known is that the first officer was in his seat. Whether he was unconscious, conscious, maybe had severe degree burns on his skin, it's not known. We know the captain was not in his seat, so very likely he was trying to fight the fire. That the checklists were found molten together, the pages, indicates that they were used to fight a fire. तकरीबन 10:30 बजे रात को हैलिफैक्स टाइम फर्स्ट ऑफिसर लव ने जो था इंजन 2 को शट ऑफ किया था, क्योंकि उसमें आग लग गई थी। और एकदम ऐसी खबर है कि रोंगटे खड़े करने वाली खबर है कि 1 मिनट पहले इम्पैक्ट से जो है फर्स्ट ऑफिसर लव शायद जिंदा होंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को नहीं बता सकते कि जो पैसेंजर थे उनको आग के बारे में जानकारी थी कि नहीं, या हो सकता है शायद आखिरी क्षणों में ही उनको जानकारी मिली हो आग की। There were traces found of soot and smoke extending as much far to the business class overhead area. Whether the passengers have smelled the smoke, it's not known. DNA analysis showed that they had no residue in their body. The airplane then hit the water with a force of 350 Gs. The rate of progression in this airplane, I think, surprised us and surprised others, and that's why we emphasize, again, the importance of raising the bar on the flammability standards for materials used in airplanes. TSB ने 4.5 साल और 14 मिलियन $US लगाए इस क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने में, जो कि बन गया था कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। There has to be accountability. If you are involved in wrongdoing, you must be held accountable. And you must declare your sense of responsibility. Otherwise, you are hiding. And you are hiding, in this case, behind the flag of Switzerland. I think it's unbelievable. और उनकी रिपोर्ट, flammable materials don't have a place on commercial jets. जिन चीज में जल्दी से आग लग जाती है, उनकी कमर्शियल प्लेन्स में कोई जगह नहीं है। Swiss Air did something very interesting. They modified their entire Swiss Air MD-11 fleet according to all these findings. They built in cameras and smoke detectors even into hidden areas where pilots have a little TV monitor and they can see whenever there is a smoke warning, which makes them all help gain time. And that's the most important when you have when you have a fire. इयन शॉ ने तकरीबन 4 साल वेट किया रिपोर्ट आने का, जिसने की पता लगा कि उनकी बेटी की जान कैसे गई थी, और आज भी वो स्विस एयर से नाराज है। वो कहते हैं कि किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी ही पड़ेगी इस ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी के बाद स्विस एयर ने they decided to remove
all flammable insulates from its entire fleet. जो चेकलिस्ट थी उसको भी रिड्यूस किया गया कि इन केस ऑफ एनी कॉकपिट फायर इमरजेंसी। इसके बाद स्विस एयर ने सारी दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने दे डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी इन अक्टूबर 2001। जिस फ्लेमेबल इंसुलेट ने स्विस एयर की फ्लाइट और स्विस एयर को जला दिया, वो आज भी दुनिया के 2/3 प्लेन्स में यूज होते हैं और वो जो हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं रहेंगे। The metallized polyethylene terephthalate material has been essentially banned from aircraft, and the criteria to certify that kind of material for use in airplanes has been worked on. It has not been put into law as yet, but we look forward to that being done, so the criteria is more stringent. यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2005 की डेडलाइन रखी थी जिससे कि तब तक सारे फ्लेमेबल चीजें जो हैं इंसुलेट्स फ्रॉम ऑल दी प्लेन्स कैन बी रिमूव्ड। और ये डेडलाइन इसलिए रखी गई थी कि जिससे कि जो स्विस एयर की फ्लाइट के साथ हुआ था 1998 में वो दोबारा किसी और प्लेन के साथ ना हो। The industry is trying to remove it, but I don't think they're removing it as quickly necessary as they could. There's always that battle. How expensive is it to do something that's replacement, or are you going to replace it in an airplane you're going to throw away in another couple of years? We have to live within certain economic realities. अपनी बेटी के चले जाने का गम उनके पिता सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी वाइफ और अपना धन घर-बार जिनीवा में छोड़ के वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट नोवा स्कोशिया में चला रहे हैं और उस समुद्र के पास हैं जिस समुद्र में उनकी बेटी का जहाज गिरा था। Why would I come here to this particular point in Nova Scotia? A lot of people have said, oh yes, we fully understand you want to be close to your daughter and the point where the plane crashed. That is no part of my being here. Swiss Air ripped out of me any possibility of proximity to my daughter. I found a comfort in the awareness of the presence of the eternal ocean, the ocean which has been going backwards and forwards for many, many, many thousands, millions of years. I came here because I had to. I can't give a fully rational declaration to you of why I came here. I can only say to you, I am in the right place for the wrong reasons. तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड दुर्घटनाओं डिजास्टर्स का। और आप सुन रहे थे ये शो आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर। तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समाप्त करने का आज का शो। मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी टाइम आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन पे रेडियो उड़ान पर, और सुनेंगे हम और नया एपिसोड दुर्घटनाओं डिजास्टर्स का और जानेंगे हम
एक और दुर्घटना के बारे में। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।